हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट है इसका। इसमें हम लेंगे रजिस्टर्स के कनेक्शन, सीरीज़ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक कनेक्शंस के बारे में एंड फ्यूज़ वायर के बारे में, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम कुछ जो आपके सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और इन दोनों के रिलेशन से एक टर्म आया विच वाज रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ा हमने। फिर हमने जो रेजिस्टेंस है इसका रिलेशन लेंथ से, इसका रिलेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पढ़ा, और हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला था, दैट वाज रेजिस्टिविटी। तो ये सब हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। अभी जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है कि जो ये आर है, जो रजिस्टर है, मतलब जैसे एक अगर वायर है कोई, उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। हर सब्सटेंस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है और क्यों जनरेट होता है वो भी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, कि जब ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई फ्लो हो रहा है, ये आई फ्लो होगा। आई फ्लो होने का मतलब क्या होता है? करंट फ्लो होता है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फ्लो हो रहा है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं तो ये उस मटेरियल में एटम्स से कोलाइड करते हैं, हिट करते हैं, क्योंकि फ्लो हो रहा है ना, ये कोलाइड करते हैं। और जब इनमें कोलिजन होता है तो ये क्या क्या करेंगे? फिर अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट होंगे। ये वाइब्रेट होंगे तो ये क्या करेंगे? फ्लो ऑफ करंट को थोड़ी देर के लिए, मीन्स फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करेंगे, नहीं बहने देंगे। ठीक है, तो इसी हम फिनोमेना को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यही हमने पढ़ना है कि और वो मटेरियल को हम कहते हैं रजिस्टर। तो हमको सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये पढ़ना है। तो क्या है आपके जो रजिस्टर्स होते हैं? अ रजिस्टर is a two-ended component having a given amount of resistance between its two ends. In several electrical devices, number of resistors are connected together in different ways. Ohm's law is applicable to all such connected resistors. तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। एक्चुअल में हमको यहाँ से पढ़ना है। अब जो अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर है स्टूडेंट, उस वो हमने पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ये है फर्स्ट नंबर 1, रजिस्टर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज सीरीज कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन होता है जब हम रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक, ये किया कनेक्ट, ये किया कनेक्ट, ये किया कनेक्ट। या हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे जब हम रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि उनसे सेम करंट फ्लो हो, इससे भी आई फ्लो हो रहा है, इससे भी यही आई फ्लो हो रहा है, इससे भी यही आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब सेम आई फ्लो होता है जब, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीरीज अरेंजमेंट। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो 3 के 3 रजिस्टर्स हैं ये कैसे कनेक्टेड है, इनके जो एंड्स हैं ये कनेक्टेड है, सो दैट दे फॉलो वन आफ्टर द अदर इन अ सिंगल लाइन में कनेक्टेड है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एंड्स ऑफ द 3 registers are connected so that they flow one after the other in a single line. और जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये होगी कि इनमें सेम करंट फ्लो होता है। ठीक है, सेम करंट फ्लो होगा, तो ये इसका स्पेशलिटी है। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि इसका रिलेशन सेट करना है हमको, और ये पढ़ना है। 1 मिनट में रब कर दूं इसको। तो अब इसके आगे हमको देखना है स्टूडेंट कि जब ऐसा कुछ सेटअप होता है तो वी, आई और आर का क्या रिलेशन होता है आपस में, तो हमको ये देखना है। तो चलिए हम एक बार और बता देती हूँ मैं कि क्या देखा आपने। देखो इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा कि R1, R2, R3 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, इनमें सेम आई है, इसमें भी वही आई है, इसमें भी वही करंट फ्लो रहा है, इसमें भी वही करंट फ्लो रहा है। लेकिन एक चीज नोट करेंगे कि इनके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होता है। इसके एंड पे अलग है, इसके एंड पे हम 1 वोल्ट मीटर लगाएंगे, और इसके एंड पे हम और एक, टर्मिनल्स पे, एंड नहीं बोलेंगे, मतलब दोनों बोथ एंड्स पे हम अलग अलग इसके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम सीरीज कनेक्शन में? हमने क्या देखा? देखो 2 चीजें देखी हमने कि आई होगा सेम और वी होगा इसमें डिफरेंट, और इसका डेरिवेशन भी हमको ऐसे ही करना है। तो पहले इसको नोट करेंगे, आई करंट होता है सेम, वी होता है डिफरेंट।
अब इसको ड्राइव करना है हमको, तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? वेरी इजी डेरिवेशन, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। तो हमको इसमें क्या करना है कि जब अलग अलग v होता है, v1 r1 का v क्या होगा? v1 होगा, v1 होगा r1 का, और R2 का V2 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, R3 का V3 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस का? R1 का V1 होगा, R2 का V2 होगा, R3 का V3 होगा। ठीक है, ये इनके पोटेंशियल डिफरेंस। और I इसमें क्या होगा? सेम होगा, सबका I सेम होगा। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सारे, अब सिस्टम का पूरा जो हमारा सिस्टम है सर्किट में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा टोटल? हम कर देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, कर सकते हैं ऐसे। अब हम ये देखेंगे कि V1 किस रेजिस्टेंस का है? R1 का है ना। V2 किस रेजिस्टेंस का है? V1 किसका है? R1 का है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगी, V2 IR, I सेम है R2, V3 I सेम है R3। ये है इनका जो एक्सप्रेशन है। अब V टोटल जो सिस्टम का, हम सबको ऐड कर देंगे, V को V1 प्लस V2 प्लस V3, तो चलिए ऐड कर दिया। V1 की वैल्यू रखेंगे IR1 प्लस V2 की वैल्यू रख दीजिए IR2 प्लस V3 की वैल्यू रख देंगे IR3। रखा हमने, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है तो आप समझेंगे इसको। I कॉमन ले सकते हैं, सेम है सबके लिए I, तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन R1 प्लस R2 प्लस R3। V को इधर ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू R1, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V डिवाइडेड बाई I क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? R होता है। तो R इज इक्वल टू, मतलब जो इसमें हम R सीरीज जो हम कर रहे हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, अगर आपको कैलकुलेट करना है, सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं रजिस्टर्स, और आपको उस पूरे सिस्टम का टोटल अगर रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको सारे रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि सीरीज में जो रजिस्टर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, हमको सिंपल इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो यही आपको यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए दिया है। और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो हम फिर n नंबर n कर देते हैं उसको। ठीक है, फिर यही सब जो हमने डिस्कस किया है वो सब आपको बता रहे हैं कि रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको क्या पता होना चाहिए कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। करंट क्या होगा? सेम होगा। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो सम होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। तो वही अभी हमने किया था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू था सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। देखा हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर। तो वही हमने किया था, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था? टोटल पूरे आपके इसका अरेंजमेंट का V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, फिर फोर्थ इसमें पॉइंट है जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो अब इस केस में लार्जर होगा ना, जो टोटल आएगा R सीरीज क्या आएगा? लार्जर आएगा, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। सपोज 1 2 3 है वैल्यू इसकी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा 6 आएगा। तो 6 जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो क्या आया? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आएगा इसमें। तो ये भी एक पॉइंट है इसका कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो लार्जर होता है देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो लास्ट वाला है वो है कि ये अरेंजमेंट हमको कब करना है? ये अरेंजमेंट हमको तब चाहिए होता है व्हेन वी नीड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। हमको सर्किट में क्या करना होता है? अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। फिर हमारा यहाँ पे डू यू नो वाला सेक्शन भी देखते हैं कि व्हेन, इसमें है व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। ये हमने अभी देखा। इफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट फंक्शन, देखो ये सीरीज में अगर ये कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, ऐसे, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ये I, तो अगर ये फंक्शन करना बंद कर दे, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा।
मतलब इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट फंक्शन द सर्किट ब्रेक्स, ब्रेक हो जाता है सर्किट, and there is no flow of electricity. If two bulbs are connected in series, then they will both give less light than if, और एक तो ये हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये ब्रेक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या होता है, लेस लाइट देता है। दोनों दोनों के दोनों बल्ब, अगर सपोज ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगाया है और यहाँ पे भी सीरीज में आपने एक बल्ब लगाया है, ये ग्लो कर रहे हैं ये ऐसे, अभी सर्किट ब्रेक नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये लेस दे रहे हैं लाइट। क्यों दे रहे हैं ये लेस लाइट? इफ 3 bulbs are connected in series, their light output will decrease further। एक और लगा दो सीरीज में, और कम हो जाएगा वो। तो ऐसा क्यों होता है? What is the reason behind this? एक सेकेंड पॉज करके सोचेंगे कि क्यों हो सकता है ऐसे, कि जब हम सीरीज में बल्ब्स को लगाते हैं तो ये लाइट ग्लो करते हैं, मतलब कम इनका इंटेंसिटी होगी ग्लो करने की, और एक और लगा देंगे, एक और लगा देंगे तो ये डिक्रीज होती जाती है इंटेंसिटी, मतलब डिम 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 होते जाएंगे बल्ब्स। तो सोचेंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। कि जब हम सर्किट में, अभी देखो हमने ये वाले पॉइंट पढ़ा था ना, 5th वाला पॉइंट, यही इसका आंसर है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देंगे। आप क्यों होता है ऐसे, आप लिखेंगे कि व्हेन रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, overall circuit resistance increases, hence I decreases। पढ़ा ना हमने कि जब सीरीज में होते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, आप ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया, 2, ये 4 हो गया, 4 ओम बन गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस। तो जो आई का फ्लो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज होता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं, देखो V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी एक मिनट है, ये रिलेशन होता है V और I का जो रेशियो है इज इक्वल टू R कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे R का वैसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इससे, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, R जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जाएगा, इफ इट विल इंक्रीज इट विल डिक्रीज। तो इसका आंसर है ये। फिर यहाँ पे एक सॉल्व क्वेश्चन है, मतलब इसके जो क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं वो देखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 2 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि R1 R2 दिया हुआ है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस, अभी देखो सीरीज में है ना, ये कैसे कनेक्टेड है, ये हैं ऐसे कनेक्टेड है, ये एक ये है और एक ये है, ये 16 ओम वाला है और ये 14 ओम वाला है, कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। मतलब अब सीरीज में तो बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये V अलग अलग है इसका, कलेक्टिवली ये जो V है हमारा, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये 18 है दिया हुआ, यहाँ पे 18 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, हमको I कैलकुलेट करना, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, R हम यहाँ पे इफेक्टिव निकालेंगे, मतलब टोटल सीरीज का कितना होगा, 16 प्लस 14 कर देंगे यहाँ पे, और ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी आगे भी देखो इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो करंट फ्लोइंग तो निकल गया इसमें ये, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R से, फिर क्या आगे दिया हुआ, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल, अभी कह रहा है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालो एक एक का, दोनों का, इसका V कितना था, इसका V कितना था, ये तो कलेक्टिवली हमने देखा ना कि V1 प्लस V2 18 है, ये हमको नहीं है मालूम कि V1 कितना है और V2 कितना है, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो कि ये है R1, ये है R2, तो पहले इसका निकालेंगे। इसके लिए हमको देखो R1 मालूम है 16 ओम, I मालूम है हमको, ये आई निकला है कैलकुलेट होकर, अभी सर पूरे, क्योंकि सीरीज में है तो पूरी जो हमारा सर्किट है उससे इतने ही एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो V इज इक्वल टू निकल जाएगा आई आर, V1 इज इक्वल टू आई R1, सेम वे V2 इज इक्वल टू आई R2, ऐसे कैलकुलेट करना है इसको।
नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 41 में ये सेक्शन देखेंगे, डू यू नो वाला। द रेजिस्टेंस ऑफ सम कंडक्टर्स बिकम नियरली जीरो इफ देयर टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड अप टू अ सर्टेन वैल्यू क्लोज टू 0 केल्विन। सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स बन सकते हैं अगर हम किसी मीन्स किसी भी मटेरियल का, अगर हम किसी मेटल का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर दें 0 केल्विन तक, तो सुपर कंडक्टर बन जाता है, मतलब बिल्कुल भी उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जस्ट ध्यान रखना एक बार। और दो टर्म्स और आएंगे कि सम कंडक्टर्स डू नॉट ओबे। अब ऐसा भी होता है कि कुछ कंडक्टर्स होते हैं विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो लिख लेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सेमी कंडक्टर्स आपने सुना होगा, अभी पढ़ा तो नहीं होगा शायद। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। या हाँ, एक नोन है आपके जो, वो बता देती हूँ, इसको आप फेमिलियर होंगे इससे, फिलामेंट ऑफ लैम्प। फिलामेंट ऑफ लैम्प। बाकी डायोड और ये सब अभी आप नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। और जो ओमिक हमने पढ़े हैं, तो ओमिक कौन होते हैं, ओमिक होते हैं हमारे जितने भी आपके रजिस्टर्स हैं, मेटल्स हैं, ये ओमिक होते हैं, मेटल्स, रजिस्टर्स। और आपके आगे उसमें एक एक्टिविटी में भी आया था नाइक्रोम वायर एलॉय है ये। ठीक है, नाइक्रोम वायर, तो ये सब ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट कनेक्शन पढ़ेंगे अपना, विच इज़ पैरेलल कनेक्शन। तो अभी हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया था, देखो कैसे कनेक्टेड किए हुए थे, R1 फिर ऐसे R2 फिर ऐसे R3, और इन सब में सेम करंट फ्लो हो रहा था। ये हमने पढ़ा। अभी अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अलग पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है स्टूडेंट, पैरेलल कनेक्शन होता है ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, फिर इसी से एक ऐसे कनेक्टेड है, फिर एक इससे ऐसे कनेक्टेड है। और इनको हम पैरेलल क्यों कह रहे हैं कनेक्शन, इट इज जस्ट नॉट दे आर पैरेलल, इसलिए कहते हैं कि इनसे जो करंट फ्लो होता है, इसमें देखेंगे आप, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, इनसे जो करंट फ्लो होता है वो कैसे होता है, डिफरेंट होता है। अभी देखो यहाँ से आई आया, हाँ इधर इधर से फ्लो हो रहा है करंट, इधर से आई आया, दिस इज आई। अब ये आई आ रहा है ऐसे, अभी देखो यहाँ पे अलग आई चला जाएगा, I1, इस वाले वायर पे अलग आएगा I2, इस पे अलग आएगा I3। R1 R2 R3 जो रजिस्टर्स हैं हमारे, उनमें I1 I2 I3 करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या डिफरेंट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि जो इसके जो टर्मिनल दो टर्मिनल हैं इनके, उनके ही आपके थ्रू हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे V सेम होगा। तो क्या देखा हमने इसमें, हमने देखा I इसमें है डिफरेंट, ठीक है, V इसमें है सेम, ये देखा हमने इसमें, I इसमें है डिफरेंट और V इसमें है सेम। तो ये चीज़ हमने इसमें देखी। अब इसमें जो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हमने सीरीज़ में था, तो सीरीज़ में इफेक्टिव क्या था, R सीरीज़ इज इक्वल टू R1 प्लस, हम ऐड कर देते थे सारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कर रहे थे हम सीरीज़ के लिए। अभी हमने इसमें पढ़ना है पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले वो प्रूव करना पड़ेगा कि हम कैसे इसका अरेंजमेंट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जगह है, मैं यहीं पे समझा देती हूँ, यहाँ पे समझा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे समझा देती हूँ। इसमें हमको क्या देखना है, सेम हमको एग्जैक्टली वैसे ही करना है, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें डिफरेंस होगा कि आई इसमें आपके डिफरेंट हैं, है ना। तो R1 के लिए I1 है, R2 के लिए I2 है, R3 में जो फ्लो हो रहा है वो I3 फ्लो हो रहा है। तो अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देखें तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे हमारा क्या है अरेंजमेंट, यहाँ पे हमारा है I1 इज इक्वल टू V तो सेम है R1, I2 इज इक्वल टू V तो सेम है R2, I3 इज इक्वल टू V सेम है R3। ठीक है, अगर हम इसमें कहें कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे सिस्टम से, तो हम लिखेंगे I1 प्लस, हमको तीनों I को ऐड करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3।
I1 है हमारा V डिवाइडेड बाई R1, I2 है हमारा V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो I हम यहाँ पे वैसे ही लिख रहे हैं, I V है ना, तो V कॉमन ले सकते हैं, ले लिया कॉमन, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस V को इधर ले जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे समझा देती हूँ एक बार क्लियर। ये किया हमने I1, सॉरी, देखो I इज इक्वल टू है, इसमें अलग अलग I हैं। I1 है, एक के लिए एक रजिस्टर से I2 फ्लो हो रहा है और एक से I3 फ्लो हो रहा है। कैसे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ये ऐसे कनेक्टेड नहीं, ऐसे ऐसे, यहाँ से हमारा ये I है, टोटल I हमारा सर्किट से आ रहा है, एमीमीटर है ये ध्यान रखेंगे। वर्टिकली जो बड़ी वाली लाइन होती है पॉजिटिव वाली, करंट फ्लो उस डायरेक्शन से होता है, हमेशा सर्किट में ध्यान रखना है आप। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ठीक है। तो हमने पीछे देखा जैसे I1 इज इक्वल टू है V डिवाइडेड बाई R1, तो यही वैल्यू हमने रखनी है। I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R2 प्लस I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। अब I हम क्या करें, V को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो गया I बाई V 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। नाउ वी नो V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू R, तो I डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई R। तो यहाँ पे I डिवाइडेड बाई V है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 बाई R। पैरेलल इफेक्टिव है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल अरेंजमेंट, R1 प्लस R2 plus 1 divided by R3. So hence this is proved that effective resistance for parallel arrangement is this 1 by R1 plus 1 by, अब इसमें आप देखो कि क्या आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, हमेशा लेस आएगा ना वैल्यू लेस। अगर 2 2 2 आप लेते हो तो ये हाफ प्लस हाफ कर रहे हैं हम, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंडिविजुअल था हमारा 2 ओम, तो ये 2 ओम से कम वैल्यू आने वाली है, हाफ हाफ और हाफ 1 और हाफ, हाफ ऑफ 1 हो जाएगा 1 आपका, और फिर इस मतलब आप अगर इसको देखते हैं यहाँ पे हाफ 1.5 आ जाएगा ना, 1.5 1 बाई RP इज इक्वल टू, तो RP इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1.5, डेसिमल हटेगा इधर 0 लगेगा तो पॉइंट में आएगा, मतलब कम आएगी वैल्यू इसकी। तो ऐसे करके आप आगे भी देखेंगे क्वेश्चंस की कम वैल्यू आती है। फिर इसमें हमारा एक बॉटम में छोटा सा ये भी देख लेते हैं क्या है, इवन इफ एनी वन ऑफ सेवरल बल्ब्स कनेक्टेड, हाँ ये देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये पैरेलल कनेक्शन के बारे में है कि अगर हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं बल्ब्स को तो क्या हो रहा है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। Even if any one of the several bulbs connected in parallel becomes non-functional because of some damage to its filament, the circuit does not break। यहाँ पे क्या होगा, सर्किट डज नॉट ब्रेक। क्यों नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि आप देखो ना यहाँ से इसमें भी देख सकते हो क्यों ब्रेक नहीं हो रहा है। इसमें देखो कि अगर ये हमारा अरेंजमेंट है और यहाँ पे ये वाला सर्किट ब्रेक हो गया, सपोज ये वाला ब्रेक हो गया, तो ये आपका चलता रहेगा ये दोनों सर्किट। क्यों, क्योंकि आई इधर से फ्लो होना, यहाँ से ये बंद हुआ है ना, ये वाला पूरा ये गया सपोज, ये दो तो जलता रहेगा, ये बल्ब भी चलता रहेगा, ये बल्ब भी चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वर्क करते रहेंगे। डज नॉट ब्रेक, सर्किट डज नॉट ब्रेक एज द करंट फ्लोज थ्रू द अदर पाथ एंड द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स लाइट अप। When several bulbs are connected in parallel, they emit the same amount of light as when they are connected individually। क्यों, क्योंकि while bulbs connected in series less light emit होती है। क्यों होती थी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता था, कलेक्टिव रेजिस्टेंस, इसमें नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न, यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसमें
ये है इफ़ अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। द इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो हमने देखा ही 1/RP इज इक्वल टू होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की इनवर्स का सम 1/R1 प्लस 1/R2 है ना, ये देखा था हमने। करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है इसमें, current individual resistance is proportional to the inverse of its resistance and the total current flowing through the circuit is sum of the current flowing through the individual resistor। तो हमने देखा कि I is equal to I1 plus I2 plus I3 ये देखा था हमने। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये आप ध्यान रखना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल लेस होगा, क्यों लेस होगा, लेस आएगी वैल्यू, इनवर्सली आप इनवर्स में उसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वैल्यू कम आती है। दिस अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस, अगर आपको रिड्यूस करना है सर्किट का रेजिस्टेंस तो हम ये अरेंजमेंट लेते हैं। फिर कुछ इसमें एग्जांपल है, आई थिंक ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया है। रजिस्टर मीन्स पैरेलल कनेक्शन को कैसे करना है इसको, तो वो बताते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ये है, सिंपल छोटे से क्वेश्चन है। रजिस्टर हैविंग दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है हमको, आपको ऐसे निकाला 1/RP, आरपी नहीं करना है, 1/RP इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेना है आपको, 1/RP इज इक्वल टू 1/दिस और ऐसे कैलकुलेट कर देना है। तो 60/13, ठीक है, इतना आएगा। तो आप देख रहे हो ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, देखो दिस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल 15 है, 20 है, 10 है, इन तीनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू 10 उससे भी कम है ये, तो ये है एक। तो फिर सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में क्या दिया है स्टूडेंट कि 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस इतना इतना 30 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, देखो एक ये पैरेलल कनेक्टेड है, एक ये पैरेलल कनेक्टेड है, एक ये पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, ये है हमारा 5 ओम, ये है हमारा 10 ओम और ये हमारा 30 ओम, और ये आई फ्लोर है, यहाँ से अलग अलग आई होगा तीनों का। और जो इसमें वी अप्लाई हो रहा है इसमें, तो वी है हमारा ये वी हमारा जो अप्लाई हो रहा है दोनों टर्मिनल्स पे, ये है 12, तो वी भी दिया हुआ है यहाँ पे 12 वोल्ट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड थ्रू इंडिविजुअल जो रजिस्टर्स हैं उनसे करंट निकालिए। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, दिस इज एक्सप्रेशन। I1 निकालना है V डिवाइडेड बाई R1, I2 निकालना है V डिवाइडेड बाई R2, ऐसे करके, क्योंकि V हमको गिवन है, R गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है कैसे निकालेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, तो इतना टोटल सबका जो सम है इतना करंट आपका फ्लो हो रहा है। और क्या पूछ रहे हैं आपसे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो वो हमको आता ही है निकालना, वो हम ऐसे कैलकुलेट करके निकाल देंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये निकलेगा हमारा 1/RP इज इक्वल टू 1/3, मतलब 3 ओम आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो फिर से आप देखिए चेक करेंगे तो लेस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है, लेस है, 5, 10, 30 तीनों इंडिविजुअल से कम है इसकी वैल्यू, 3 ओम इसका वैल्यू आई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। तो इसमें हमारा यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे घरों में, वो मेन कंडक्टिंग जो केबल होता है या तो पोल से आता है हमारा, या अंडरग्राउंड केबल होते हैं। 3 वायर्स होती हैं, एक होती है लाइव वायर जो कि करंट लाती है, ठीक है, रेड कलर की होती है यूजुअली। एक हमारी होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है, और एक हमारा न्यूट्रल वायर होगी जो कि रिटर्न करती है करंट को, रेसिडुअल करंट जो होता है उसको रिटर्न करती है न्यूट्रल वायर। तो एक है लाइव वायर, एक है न्यूट्रल वायर, कलर ये रेड कलर का होता है और ये ब्लू या ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, फिर जो न्यूट्रल और लाइव वायर होता है इलेक्ट्रिक मीटर से कनेक्टेड होता है, उसमें फ्यूज़ भी होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेन स्विच से कनेक्टेड होता है। अप्लाइंसेस हमारे पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनका क्या होगा, सेम होता है। ये हमने पढ़ा है अभी कि अगर इफ़ दिस इज़ द अरेंजमेंट, ये आई फ्लो रहा है यहाँ से, ये अलग आई जा रहा है, ये अलग आई जा रहा है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, तो V क्या होता है, V पढ़ा था ना, V सेम होता है, इसे यही लिखा है यहाँ पे। थर्ड वायर होती है जिसको अर्थ वायर कहते हैं, ये येलो ग्रीन कलर की होती है और मेटल प्लेट से कनेक्टेड होती है, सेफ्टी पर्पस के लिए होती है। ठीक है, अब हमारा
फ्यूज़ वायर, ठीक है। चलो फ्यूज़ वायर पढ़ते हैं। तो फ्यूज़ वायर किसके लिए होता है? फ्यूज़ वायर होता है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक अप्लायंसेस। कैसे प्रोटेक्ट करता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस एज ए स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा, इसीलिए ये सारे, अगर एक यहाँ पे सपोज यहाँ पे फ्यूज़ लगा रखा है, ठीक है, तो अगर ये मेल्ट होगा तो जितने भी आपके ये सीरीज में कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे जो ओवरलोड है करंट का उसको ये स्टॉप कर देगा और जो हमारे अप्लायंसेस की सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये। If for some reason the current in circuit increases excessively, the fuse wire gets heated and melt. तो ये इसका सेफ्टी, आपका सेफ्टी प्रोवाइड करता है ऐसे हमको। The circuit gets broken and the flow of current stops, thus protecting the appliance. This wire is fitted in a groove in the body of porcelain like non-conducting material है क्योंकि वो। For domestic use, fuse wire with upper limit, ये इसकी लिमिट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, अकॉर्डिंगली हम इसको यूज़ करते हैं। फिर लास्ट है हमारा प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं कि इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड जो सॉकेट्स हैं शुड बी फिटेड, हाइट पे फिटेड होने चाहिए, विद स्मॉल चिल्ड्रन कैन नॉट रीच एंड पुट पिंस एंड नेल्स। प्लग वायर शुड बी नॉट बी पुल्ड वाइल रिमूविंग द प्लग फ्रॉम इट्स सॉकेट बिफोर क्लीनिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। स्विच ऑफ कर देना चाहिए हमको और प्लग्स रिमूव कर देना चाहिए। One's hand should be dry while handling the electric appliances, ये सब ड्राई हैंड होने चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। और वन शुड यूज़ फुटवेयर, रबर सोल का, द रबर क्योंकि इंसुलेटर है, इट प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, thereby protecting it. If a person gets an electric shock, you should not touch that person. क्या क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। If the switch is too far and you don't know where it is located, then you should remove the plug from the socket if possible. If not, then you should use a wooden pole to push the person away from the electric wire. तो ये सब इसमें था। अभी एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में जल्दी अपलोड करूँगी, बस कुछ चैप्टर हो जाएं इसके, उसके बाद में अपलोड करती हूँ।